नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी नई शिक्षा नीति की। जी हां, नई शिक्षा नीति से किस तरीके से भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आएंगे, इस पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि इस पूरी शिक्षा नीति को समझने की अगर कोशिश करें तो मायने इसके ये हैं कि नए भारत के निर्माण के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए और किस तरीके से विकसित राष्ट्र की तरफ हमारा देश आगे बढ़े, उसमें शिक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसको लेकर सरकार ने एक आगे बढ़ते हुआ, बल्कि ये कहें कि कई सालों के बाद इस नीति में बदलाव किया है और नीति में बदलाव करने के बाद अब एक नया फॉर्मूला दिया गया है शिक्षा व्यवस्था के लिहाज से। अगर समझने की कोशिश करें, 5334 का ये पूरा फॉर्मूला दिया गया है। ना सिर्फ स्कूल शिक्षा में बदलाव आएगा, बल्कि उच्च शिक्षा की अगर बात की जाए तो उसमें भी इस नीति के तहत बदलाव होंगे। किस तरीके के ये पूरे बदलाव होंगे और कितना असर इसका भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा, और जो उद्देश्य न्यू इंडिया के निर्माण का इस शिक्षा नीति के जरिए रखा गया है वो कितना सार्थक हो सकता है और कब तक सार्थक हो सकता है, इसको लेकर एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे। आप आइए, आपका सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ श्री संतोष सोहगोरा जी हैं, आप कुल सचिव हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसको कहें कि मध्य भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इसको हम कह सकते हैं, और आज़ादी के पूर्व से ही, इस स्वतंत्रता के पूर्व से ही जो है इस विश्वविद्यालय की शुरुआत हो चुकी थी, इसका स्थापना हो चुकी थी। और तब से ही आज तक अगर बात की जाए इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो अपने आप में कई मुकाम अब तक ये हासिल कर चुका है। कई ऐसे विभूतियां, कई ऐसे बड़ी हस्तियां इस विश्वविद्यालय से निकल चुकी हैं जो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रही हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका करेंगे। और सबसे पहले संतोष जी, नई शिक्षा नीति पर अगर बात करने चाहे हम, और जो उद्देश्य इस नई शिक्षा नीति का सरकार का रहा है कि इसको बदल कर एक नई व्यवस्था में हमको जाना है, छात्रों को एक नई व्यवस्था में लेकर जाना है, कितना इसका असर देखा जा सकता है और वो किस तरीके के बदलाव होंगे जो देखने को मिलेंगे? देखिए, जब नई शिक्षा नीति की हम बात करते हैं तो ये बताना चाहेंगे कि ये भारत देश की तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहले ये शिक्षा नीति 1968 में आई, उसके बाद 1986 में आई, और 1986 के 34 साल बाद यानी 2020 में 29 जुलाई 2020 को ये कैबिनेट द्वारा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास की गई। अब इम्प्लीमेंटेशन के दौर पे ये जा रही है। देखिए, ऐसा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि आने वाले समय पे जो देश है वो नॉलेज का सुपर पावर बने। और जब सुपर पावर बनने की बात आती है तो ये लाजमी होता है कि शिक्षा नीति जो हमारी 34 साल पुरानी है उस पर भी चेंजेस किए जाएं। हम ये नहीं कहते कि जो पुरानी शिक्षा नीति है उसमें बहुत ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं समय के साथ तो हर चीज परिवर्तनशील होती है, और जब समय परिवर्तनशील है, आप देखें आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे वो सामरिक क्षेत्र में हो, तो ये क्षेत्र पीछे कैसे रह जाए। और शिक्षा में यदि हम आगे आएंगे तो बाकी जो क्षेत्र में हम आगे बढ़ने की संकल्पना है वो और अच्छे तरीके से हम उसको साकार कर सकते हैं। तो इसीलिए जो नई शिक्षा नीति है, जिसे कि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, इसमें इतना विहंगम इसमें प्रादुर्भाव है, इसमें इतना ज्यादा विस्तार है कि आने वाले दिनों पे शिक्षक भी और जो छात्र हैं दोनों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होगी जब ये इम्प्लीमेंट होगी। क्योंकि अब इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर इसको आना है, और अब धीरे धीरे, और इम्प्लीमेंट भी ऐसा नहीं कि एक बार में पूरी तरीके से हो जाएगी, कई फेजेस में इसको हम इम्प्लीमेंट होते हुए देश भर में देखेंगे। सर, क्या अभी जो पद्धति चल रही है, शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 का, क्या बदलाव आएगा, किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं? जी, देखिए, ऐसा है कि इसमें मुख्य जो बातें हैं वो एक तो दो सेगमेंट्स होते हैं। स्कूली शिक्षा होती है, इसके अलावा होता है हायर एजुकेशन की बात करते हैं, फिर इसमें जो बैक पे जो एजेंसीज होती हैं जो काम करती हैं, जैसे यूजीसी है, तो इन सब चीज़ों में देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन होने के आसार हैं। और कैसे वो परिवर्तन होंगे? चरणबद्ध तरीके से होंगे। गवर्नमेंट में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो एनईपी में जो पहला चेंज हुआ, मानव संसाधन जो मंत्रालय है उसे बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया, ये एनईपी की ही देन है। और जब शिक्षा मंत्रालय है तो शिक्षा मंत्रालय नोडल एजेंसी है, इसमें बहुत और से अवयव रहेंगे
देखेंगे जिसके माध्यम से हम चेंजेस देखेंगे। और जब हम चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि स्कूली शिक्षा होती है। अब स्कूली शिक्षा पे हम सब वाकिफ हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अब इसका एक नया जो स्वरूप आएगा वो आएगा 5+3+3+4, यानी कि पहले जो चीजें थी, जो परिवर्तन हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहला स्टेज हो 3 से 6 वर्ष का होता है, फिर 6 से 8 का होता है, फिर 8 से 12, फिर 14, फिर 14 से 18 वर्ष की जो स्टेज होती है, इसमें आप देखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें कि दिमाग बहुत क्यूरियस होता है किसी बच्चे का, वो होती है 3 से 6 वर्ष की उम्र। तो जब वो क्यूरियस होता है उसी समय, अभी तक जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट थी उसमें वोकेशनल शिक्षा हम लोग 10वीं के बाद करते थे, लेकिन अब इस पे आप देखेंगे कि 6वीं के बाद या 6वीं से ही वोकेशनल स्टडी की ओर बच्चे का ध्यान रहेगा, जो वो सोचे वैसा ही करे। और जो इसका सबसे अनोखा और जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला जो इसमें एक परिवर्तन होगा वो है कि जो बच्चा है 5वीं तक की जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में ले सकेगा, क्षेत्रीय भाषा में ले सकेगा, उस पे कोई भाषा थोपी नहीं जा सकती। जैसे कॉन्वेंट स्कूल में हम पढ़ते हैं तो वहां पे अंग्रेजी में पढ़ना अनिवार्य होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ सकता है जैसा कि है, और आंगनबाड़ी में अपनी क्षेत्र की भाषा पे वो अपनी शिक्षा ले सकता है। अब जब क्षेत्र की भाषा होती है तो आप देखिए कि क्षेत्र की अपनी संस्कृत होती है, जैसे कहते हैं इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो आप देखिए कि यहाँ पे तो कोस कोस में पानी बदलता है, यहाँ पे संस्कार बदलते हैं। तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो आप देखिए जब अपनी भाषा में शिक्षा लेगा तो आप सोचिए कि जब अपनी भाषा में शिक्षा लेगा तो अपनी भाषा में ज्ञान अर्जित करेगा। तो जब ये भी एक संकल्पना है माननीय मोदी जी की कि जब विदेश जाए तो अपनी भाषा में बात करें। आपने देखा होगा कि ड्रास्टिक चेंज आए हैं कि जो विदेशी हैं वो अपनी भाषा में ही बात करना चाहते हैं, तो हमारा विद्यार्थी अपनी ही भाषा में बात करेगा। अगर किसी को इंटरप्रेटर की आवश्यकता है तो इंटरप्रेटर की आवश्यकता करे, वो ले, उसके लिए वो रहेगा। लेकिन इससे देखिए कि जो क्षेत्रीय संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, वो बहुत ज्यादा बलवती होगी और उससे प्रचार होगा, प्रसार होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब क्षेत्रीय भाषा के अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि जो 10+2 सिस्टम है जिसमें आप देखते हैं साल में एक बार एग्जाम होता है, सीबीएसई की बात करिए है, इस पे ये एक स्वतंत्रता रहेगी कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, और एग्जाम भी बच्चे के जो कौशल है उसके अनुरूप होंगे। बच्चा नहीं दे पाया, कई बार तो मिस हो गई ट्रेन तो वो छूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसको 2 अवसर मिलेंगे एग्जाम देने के। और बताइए ऐसे पहले कहा था कि अपना कई बार बच्चा बीमार हो गया या कई बार उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता था। तो ऐसे में ये 2 बार उसको अवसर मिलेंगे। और उस पे भी ये आप देखिए कि अभी तक को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीजें थी जिसको थोड़ा दूर रखा जाता था। ये कहा जाता था कि ये एडिशनल है, लेकिन मेन पढ़ाई उसको करनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सब सब्जेक्ट है। लेकिन अब सप्ताह में 1 क्लास रहेगी स्पोर्ट्स की। अगर बच्चा स्पोर्ट्स की ओर जाना चाहता है तो स्पोर्ट्स की जो पढ़ाई वो करेगा उसको आगे काम आएगी। इसीलिए जो वोकेशनल स्टडी की हम बात आपसे कर रहे हैं, इसमें एक और बहुत अच्छी बात आई है कि अगर बच्चा मतलब होटल में कैसे कैटरिंग होती है उसका काम करना चाहता है तो पढ़ाई के बीच में वो प्रैक्टिकल के लिए भी वहां पे जाके अपना वो ज्ञान अर्जित कर सकता है, जो पहले मनाही थी इन सब चीजों की। तो इस तरह से बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है इस सर, अभी तक जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं रटन पद्धति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही थी, या बच्चा रट के अपना एग्जाम दे के वो आगे बढ़ सकता था, अच्छे नंबर ला सकता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें कहीं ना कहीं उसका कौशल उसमें देखा जाएगा, रटने की बजाय जो वो वाकई करना चाहता है या जो उसके अंदर की एक्टिविटीज हैं उसके जरिए भी पूरे पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। क्या ये माने कि रटन पद्धति से अब बाहर निकलकर ये नई शिक्षा व्यवस्था उसके कौशल और उसके रुचि पर रुचिकर हो जाएगी? देखिए ऐसा है कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें जैसे मैंने मैथ्स ले लिया, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, यही बीएससी के सब्जेक्ट होते थे। लेकिन अब ये विद्यार्थी को छूट होगी, सीबीएसई चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये जो लागू है उसमें वो अपने क्रेडिट्स जनरेट कर सकेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है लेकिन उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट म्यूजिक में भी है, वो म्यूजिक की भी क्लास में जा सकेगा और म्यूजिक में अपना करियर बना सकता है उस शिक्षा को लेकर। क्योंकि आपको मालूम है जब हम करियर बनाने की बात करते हैं तो उससे संबंधित डिग्री होनी चाहिए, तो वो उसको
उससे उसका भी फायदा उसको मिलेगा, उसकी भी क्लासेस लगेगा। हमें लगता है थोड़ा बेकरी का ज्ञान चाहिए तो वो बेकरी के लिए होम साइंस की क्लासेस में जा सकता है, स्पोर्ट्स की क्लास अटेंड कर सकता है, इस तरह आर्ट की क्लासेस। मतलब ये जो अमालगमेशन है कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का कंसेप्ट आया है सामने कि फिजिक्स के साथ हम बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं और बायोलॉजी के साथ जूलॉजी तो पढ़ते ही हैं, साथ में हम मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट आया है इस नई शिक्षा नीति। यानी संतोष जी, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि जिस तरीके से बच्चा 10+2 तो क्लियर करता ही था, उसके वो एक फिक्स सब्जेक्ट्स थे, उसको वही पढ़ना है, एक पूरा फिक्स पैटर्न था। लेकिन उसके बाद जब वो हायर एजुकेशन में आता था तो वहाँ कई बार वो अपना कुछ और डिप्लोमा कोर्सेज करने जाता था, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ और कोर्सेज भी, कई सारे कोर्सेज चलते थे। स्कूल एजुकेशन के दौर में ही वो बच्चा वो तमाम चीज़ें अपना सकता है, स्कूल एजुकेशन के दौर में ही, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात की जाए, उस दौरान से ही उसके अंदर वो माहौल डाल दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल, मैं ऐसी बात करूं कि यदि कोई इंजीनियर है तो उसे ओवरसियर चाहिए, उसे ड्राफ्ट्समैन चाहिए, तो 6वीं के बाद ही बच्चे का अगर रुचि है तो वो उस रोजगार परक जो विषय है उस पे जाके वो रोजगार के अवसर तलाश सकता है और अपना खुद का कौशल डेवलप करके अपना खुद का उद्यम रोजगार लगा सकता है। ये पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, यही तो मैं कह रहा हूं। अब आप देखिए, जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो ये होता था कि अगर बीएससी में कर रहा हूं और सेकंड ईयर में किसी कारणवश फेल हो गया, ठीक है, तो मेरा उस सप्लीमेंट्री नहीं दे पाया तो मेरा पूरा वर्ष बर्बाद होता है। इनफैक्ट वो पूरा हम कर ही नहीं सकते। फर्स्ट ईयर देने का मतलब एक पीछे जाओ तो हमारे 3 साल बर्बाद होते थे। लेकिन देखिए, इस जो ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें एक विशेष रूप से आप देखेंगे कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम रहेंगे, वो भी इंटर डिसिप्लिनरी। कहने का मतलब यदि बच्चे ने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स का उसको एक डिग्री दी जाएगी, और यदि वो सेकेंड ईयर पास कर लेता है तो उसे डिप्लोमा कोर्स की डिग्री दी जाएगी। अगर वो थर्ड ईयर पास कर लेता है तो बीएससी की डिग्री, कोई बच्चे का पूरा 3 साल खराब नहीं होगा। बैचलर्स की डिग्री थर्ड ईयर में मिल जाएगी। और फोर्थ ईयर है कि अगर वो रिसर्च ओरिएंटेड है तो फोर्थ ईयर करके सीधे रिसर्च कर सकता है। पीएचडी और एमफिल की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि एमफिल अब बंद हो जाएगी और उसमें भी कुछ बदलाव किए गए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, एमफिल करने का जो प्रावधान है ये इस पे नहीं है। बच्चा, मैंने कहा ना, इससे रिसर्च करना चाहता है तो वो सीधे ही रिसर्च कर सकता है। उसके लिए पीएचडी में एडमिशन लेगा और पीएचडी एडमिशन लेने के साथ साथ वो शोध कार्य करेगा, पढ़ाई भी करेगा, अपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकेगा और एक अच्छा गुणवत्ता परक शोध करने के लिए बहुत अच्छे गाइड भी उपलब्ध उस पे उसको कराई जाए। टेक्निकल एजुकेशन के लिए यार देखें तो इस देश में हायर एजुकेशन में अगर हम आते हैं तो यूजीसी, एआईसीटी, ये तमाम संस्थाएं होती थी जिससे कई सारे महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ कहें वो एसोसिएट होते थे और वो कहीं ना कहीं उनकी निगरानी में कहीं आते थे। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अब अलग अलग संस्थाएं ना होकर कोई एक संस्था होगी और वही रेगुलेट करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, अब हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक बनाई जाएगी जो आई थिंक विचाराधीन है। और आप देखते हैं कि भाई अगर इंजीनियरिंग की डिग्री लेना है तो उसके लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एआईसीटीई, ठीक है, इसके अलावा यूजीसी है जो फंड का इंतजाम करती है और साथ में हायर एजुकेशन के लिए पूरी यूनिवर्सिटीज को मैन्यूवर करती है। तो इस तरह करके हायर एजुकेशन जो काउंसिल ऑफ इंडिया उसका गठन होगा और उसके भी 4 कंपोनेंट्स होंगे। उस पे जैसे कि एक्रेडिटेशन की बात आती है कि स्वायत्तता देने का है, एक अलग विंग होगा। इसके अलावा फंडिंग उसमें करने के लिए अलग विंग होगा। इसके अलावा टीचर्स एजुकेशन पे भी फोकस किया गया है, उसके लिए एक अलग विंग होगा। तो ये सब जो अथॉरिटीज हैं, ये जो हमारी एजेंसीज हैं, ये मिलकर काम करेंगी, लेकिन एक ही एजेंसी रहेगी जिसको हम बोलेंगे कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सर, हायर एजुकेशन के बाद बच्चा नौकरी की तरफ भागता है, वो जॉब्स ढूंढता है। कई सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में हमने देखा है जैसे ही सेशन खत्म होता है तो कई सारी कंपनीज आती हैं, कैंपस सिलेक्शन होते हैं और कुछ बच्चे उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं जिनको नौकरी मिल जाती है। ये लगातार भारत की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें रोजगार परक एजुकेशन पद्धति बनानी है, बच्चा जॉब पाने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बने। तो इस नई व्यवस्था को समझने की अगर कोशिश करें, जैसे जैसे ये इंप्लीमेंट होती जाएगी और जब ये अपने पूरे मूल स्वरूप में आ जाएगी और ये कहें कि इस पूरे मूल स्वरूप से होता हुआ बच्चा जब अपनी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था को खत्म करेगा तो जो स्टूडेंट्स का जो एक रेशो होगा जॉब पाने वालों की बजाय जॉब देने वालों का हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। उस ख्वाब को हम लगभग पूरा होता देख पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ऐसा है कि इस पे प्रावधान किया गया है, जो अपनी जो जीडीपी का जो शिक्षा के क्षेत्र पे है 4.3% अभी वर्तमान में है, इसको बढ़ा के 6% किया जाना है। आप देखेंगे इसका परिवर्तन आगामी जो बजट पेश किया जाएगा संसद पे, उस पे आप इसके दूरगामी परिणाम देखेंगे। इस पे एक अलग से डाला जाएगा कि इस तरह 6% की ओर हम बढ़ेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब आपने कहा कि बच्चा जब बड़ा होगा और जब पढ़ाई करेगा तो कई बार होता है कि वो प्रतिभा पलायन भी होता है, तो इसलिए उसमें एक नया
कंसेप्ट है जो हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने खुद ये बात कहा है कि स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया। तो इससे जो प्रतिभा पलायन है वो भी हम रोक सकेंगे। और एक विशेष बात है कि जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन ऐसे कहने से नहीं होता। क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और साथ में करिकुलम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, तो उस पर भी एक परिवर्तन किया जा रहा है कि लैंग्वेज को कैसे उस पर सुधारा जाए। एनसीईआरटी उसको टेक ओवर उस पर ध्यान दे रही है। और इसके साथ में जो आपने देखा होगा कि देखिए विश्वविद्यालय की जो शिक्षा होती है उसमें आप देखें कई बार एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, 1000 कॉलेज, 200-300 कॉलेजेस, और कई बार विश्वविद्यालय अधिकतर वो एग्जाम कराने में ही रह जाते हैं। कई जगह देखा गया है। तो ये भी इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि जो कॉलेजेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है वो स्वयं अपनी डिग्री दे सकते हैं। जी हाँ। तो ये इसको ऑटोनॉमी की हम जो बात कर रहे हैं, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। और अगर मान ली बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी फंडिंग के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान है कि जो कॉलेजेस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उन्हें बंद करने का भी इस पे है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज उन सब चीजों को देखेंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे हायर एजुकेशन में धीमे धीमे जो परिवर्तन होते जा रहे हैं उससे प्रतिभा पलायन तो रुकेगा ही। बच्चा अपने आप में, मुझे नहीं लगता ग्रेजुएट होने तक ही वो अपने आप में उद्यम रोजगार के लिए तैयार हो जाएगा। और बहुत सारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट की मदद हो रही है। बहुत से बैंक्स उसको प्रायोजित करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, पैसे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय पे कोई रोजगार की कठिनाई होगी। वो समय गया जब सरकारी नौकरी की लोग बात करेंगे। इसके माध्यम से अपना उद्यम रोजगार होगा तो अब खुद भी रोजगार पाएंगे और दूसरों को भी रोजगार। सर, प्रतिभा पलायन की बात आपने बोली और यहाँ एक चिंता इस वक्त इस शिक्षा व्यवस्था में ये भी निकल कर आती है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का जो रेशियो है उसको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसको कम करने की आवश्यकता है। हाल ही के दिनों में हमने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक बड़ा फिगर भी उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मुस्लिम बच्चियों का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो किस तरीके से, और उसको सुधारने किस तरीके की आवश्यकता है। और ना सिर्फ उस क्षेत्र में बल्कि पूरे शिक्षा व्यवस्था को समझने की कोशिश करें तो उस पर लगातार काम करने की कोशिश की जा रही है। इस नई शिक्षा नीति से क्या हम उसको सुधार सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये अभी बहुत कम है। इसको अंदाजा लगाइए कि ड्रॉप आउट ज्यादा हैं या बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पे, क्योंकि वहां पे व्यवस्थाएं नहीं होती। तो इन सब में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाए। और ऐसे ही हायर एजुकेशन पे ये देखा जाएगा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 50% तक पहुंच जाए। जब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इस आधार पे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि एक मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जो आने वाला जो हमारा दशक है वो युवाओं का है। और युवाओं का इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में रहेंगे। तो उन सबको टारगेट करते हुए कि ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है उसको किस तरह बढ़ाया जाए, उसके लिए पैरामीटर सेट किए गए हैं। 2030 में स्कूली शिक्षा के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और 2035 में 50% का रेशियो रखा गया है। जब ये रेशियो बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि यही बच्चे तो जाएंगे 15 साल बाद कॉलेजेस में। तो कॉलेजेस में जाएंगे तो सरकार अभी से इस बात का ध्यान दे रही है कि जब इतने बड़े बच्चों की भीड़ आएगी और साथ में जब बच्चे पढ़ेंगे, उतने टीचर्स चाहिए, उतने संसाधन चाहिए, उतने स्कूल चाहिए और साथ में उतना ही रेवेन्यू चाहिए, उतना ही पैसा चाहिए। इन सब के लिए मंथन चल रहा है और इन सब के सॉल्यूशन के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस पे प्रावधान। सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है कि इस पूरी पॉलिसी का जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसके लिए टीचर्स चाहिए, संसाधन चाहिए, इन सब पे मंथन चल रहा है। लेकिन सर, बात यह भी आती है कि अब चूंकि किसी भी नई पद्धति पे आप जब जाते हो तो एक नई ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है, एक नए सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन जिन लोगों को करना है और जिनके साथ करना है, यानी कि टीचर्स, क्या उनके ट्रेनिंग्स को लेकर, उनके स्किल्स को ट्रेनिंग्स को लेकर भी कुछ प्रावधान है इसमें, या उस पर भी शिक्षा मंत्रालय जो है वो काम कर रहा होगा? देखिए, ऐसा है कि अब ये कंसेप्ट आ गया है कि टीचर्स नहीं रहेंगे, उन्हें मेंटोर का काम करना पड़ेगा विद्यार्थी के लिए। और हम सभी जानते हैं कि टीचर्स बैकबोन होते हैं, चरित्र निर्माता होते हैं। तो टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसा मैंने कहा कि रेगुलेटरी बॉडीज रहेंगी, उसमें से एक बॉडी डेडिकेटेड है जो कि टीचर्स एजुकेशन की ओर ध्यान देगी। उसके अलावा एनसीईआरटी है, हमारे पास नेशनल एनसीटीई भी है जो इन सब चीजों के लिए बहुत काम कर रही है। और अभी आप देखेंगे कि जो बीएड का हमारा स्वरूप है
जो टीचर्स के लिए बहुत नेसेसरी है, मतलब अनिवार्य है, उसका स्वरूप भी बदलेगा। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम होंगे, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होंगी। उसके अलावा ये जो शिक्षक हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, क्लास की एक अप्रेंटिसशिप टाइप की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे से प्रोविजंस किए गए हैं कि खासकर जो स्कूली टीचर्स हैं, भाई अगर वो सशक्त होंगे, अगर उनको समग्र ज्ञान होगा, साथ साथ अगर उनका हम सामना कराएंगे टेक्नोलॉजी के साथ, तो क्योंकि अभी आपने कोविड में देखा होगा कि बहुत सारी सी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। हम लोगों ने ब्लेंडेड मोड पे अपने यूनिवर्सिटी पे एग्जामिनेशन कराए हैं, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे। और बड़ा आश्चर्य होता है कि सागर जैसे क्षेत्र में भी एंड्रॉयड फोन के माध्यम से लोगों ने एजुकेशन ली है, एग्जाम दिए हैं, और हम लोग को खुशी होती है कि अपने आप वो एडॉप्ट करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को। तो सर क्या ये बेसिक जो स्टेप थी नई शिक्षा नीति की, उस पर चढ़ना शुरू हो चुके हैं हम ये कहें कि इस कोविड काल में? बिल्कुल आपने सही कहा है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हम एजुकेशन दे रहे हैं और आने वाले समय पे ही देंगे। देखिए ऐसा है कि जब मैंने कहा कि नॉलेज सुपर पावर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए तो जितने पैरामीटर्स हैं सबको करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि क्यूएस रैंकिंग है और भी रैंकिंग है, जितनी भी रैंकिंग्स हैं। और भी आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसने एक सर्वे कराया कि पूरे विश्व में जो 2% बेस्ट रिसर्चर्स हैं यानी साइंटिस्ट हैं, उसमें आपको बताना चाहेंगे भारत देश से 1500 साइंटिस्टों का नाम था। उसमें से सागर विश्वविद्यालय से करीब 10 से 15 लोगों के साइंटिस्ट का नाम था। और एक और आंकड़ा सामने आया कि सागर विश्वविद्यालय से कम 2 और 3 साइंटिस्ट ऐसे हैं जो 1% जो उत्कृष्ट साइंटिस्ट की श्रेणी पे आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कोविड में इतना ज्यादा काम हुआ है, हम लोगों ने इतने ज्यादा वेबिनार्स किए हैं, और साथ में एनईपी का इतना प्रोपोगेशन किया है। क्योंकि अभी क्या है, एनईपी का जितना ज्यादा प्रोपोगेशन होगा, जितना लोग समझेंगे एनईपी को, तो उससे ज्यादा उतना ही ज्यादा उसको हम अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन का जो एक दौर होता है उसमें एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, और साथ में डेडिकेटेड टीम के अलावा आपको मालूम है जब किसी एफर्ट को हम करते हैं तो 2 तरह के एफर्ट होते हैं। एक तो एफर्ट हम करते रहते हैं, और दूसरा एफर्ट होता है कि बहुत ही उसमें संयम के साथ काम करना पड़ता है। एक डेडिकेटेड एफर्ट होता है जिससे कि अगर हम लोग करेंगे तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से और जल्दी ही लागू। सर इसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक देख सकते हैं हम, क्योंकि आप एक ऐसे विश्वविद्यालय के कुलसचिव हैं जिस पर दुनिया भर में एक नाम है, देश में एक बड़ा नाम है, और उस विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना है। उस विश्वविद्यालय ने कई सारे बदलाव देखे हैं शिक्षा व्यवस्था में। क्या आपके अनुभव से आपको लगता है कि कब तक हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख पाएंगे, और जब ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होती रहेगी, क्या किस तरीके के चरणों में इसको हम समझ सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सरकार कर सकती है या करने को देखने को मिल सकता है? देखिए ऐसा है कि ये फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओवरनाइट इस पे कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी भी मंत्रालय पे, जैसा कि शिक्षा मंत्रालय है, वहाँ मंथन चल रहा है, वहाँ से बहुत सारे से ऑर्डर्स हैं जो बनाए जा रहे हैं और जिस पे आगे से कार्यवाही जारी है, और बहुत लेवल्स पे मीटिंग चल रही है। और अभी जो मर्जर की बात चल रही है AICTE और UGC, उस पर भी काम चल रहा है। इस तरह करके ये जो इम्प्लीमेंटेशन का दौर है, ये कम से कम हमें लगता है जितना जल्दी होगा, लेकिन इसमें आने वाले समय पे या इस दशक पे जो हम कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन के दौर पे हम रहेंगे। और जैसे ही इंप्लीमेंटेशन होगा उस पे दोनों तरफ से बहुत सहयोग जरूरी है। क्योंकि आपको मालूम है इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका होगी, यूनियन टेरिटरीज की भूमिका होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका होगी। तो ये जो तीनों की भूमिका में अगर संयोजन होगा तो ये और जल्दी से और अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट हम कर। सर एक चीज और, हमारा फोकस वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी बहुत ज्यादा है इस पूरी नई शिक्षा नीति में, और इस चीज के लिए मुझे लगता है ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि कई सारे स्टेक होल्डर्स भी होंगे। अगर आप इंडस्ट्रीज में किसी बच्चे को भेजेंगे, अलग अलग विभिन्न तरह के प्रोडक्शन हाउसेस में अगर आप उसको भेजेंगे, तो कई सारे स्टेक होल्डर्स भी आपके बनेंगे इस नई शिक्षा नीति को लेकर। क्या उन लोगों के साथ भी एक चर्चा चल रही होगी सरकार की, और उन लोगों के साथ भी एक पूरा कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा और सरकार किस तरीके से चाहती है? और क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बात डिमांड एंड सप्लाई की भी आ जाएगी, इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या है, और क्या बात यही आ रही थी कि नई शिक्षा नीति को लेकर जो सुझाव मांगे गए थे उसमें इंडस्ट्रीज की तरफ से यह भी कहा गया था कि भाई हमारी जो डिमांड है, आप उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे और उस तरीके का बच्चा अगर टेक्निकली साउंड अगर हमको मिलता है तो हमें क्या बुरा है, हम बहुत आसानी से उसको रोजगार मिल सकता है। देखिए ऐसा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है, इस पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि ये इस पॉलिसी को जब ये कैबिनेट ने अप्रूव की, उसके पहले ग्राम पंचायत से, डिस्ट्रिक्ट से, जिला पंचायत से, मतलब आपको बता दें कि सब तरफ से इसके सुझाव आए, उन सभी सुझावों का इंप्लीमेंटेशन हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो पॉलिसी है ये बहुत वृहद है, इसमें सबके सुझावों को समाहित करते हुए आगे बढ़े हैं। इसमें ऑब्वियस है कि इसमें सब इंडस्ट्रीज के भी सुझाव
करवाएंगे, इंडस्ट्रीज किस तरह आगे बढ़ रही टेक्नोलॉजी एम्बेडेड होने के साथ साथ उस तरह के कोर्सेज को प्रारंभ करके हम उस बच्चे को अगर वहां भेज सकते हैं, इन सब का समावेश उन सब में किया गया है। और दूसरा विशेष बात यह है कि देखिए ऐसा है कि कई बार होता है कि हम शिक्षा लेते हैं, बोरिंग हो जाती है। देखिए आनंदमयी शिक्षा की इसमें बात की गई है, बच्चा बहुत फ्री हैंड लेके अपनी शिक्षा ले सकता है। और एक बात है कि आजकल टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, बहुत ही बच्चा अपने आप ही ओरिएंटेड रहता है। तो बच्चे को जो शिक्षा चाहिए, बच्चा जिस तरफ जाना चाहेगा उस तरफ ये पॉलिसी उसको एक अवसर प्रदान करती है। चाहे वो इंडस्ट्री में जाना चाहे वो सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहे, वो अपना स्वयं का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है या अपना स्वयं का कुछ उद्यम रोजगार करना चाहता है, सबके लिए इसमें व्यवस्थाएं की गई। सर, ये देश युवाओं का देश कहा जाता है और किसी भी देश का जो नींव होती है वो देश का बचपन होता है। और उस बचपन के लिए आज अगर स्कूल शिक्षा में जब वो आएगा और उसमें जिस तरीके से ये नई पॉलिसी आएगी, तो ये माने कि उस नींव में, यानी कि न्यू इंडिया की नींव में एक खाद का काम करेगी उस पौधे में। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए ऐसा है कि जो बच्चा है, कहते हैं ना कि अगर उसका जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत मजबूत होगा तो आगे उसको बहुत मेहनत नहीं पड़ेगी और अपना वो जो एक लक्ष्य है उसको बहुत अच्छी तरीके से वो पा सकता है। तो जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा वोकेशनल जो स्टडीज हैं, जब वो 6वीं के बाद ही स्टार्ट कर पाएगा तो आप सोचिए कि उसमें इतनी बौद्धिक क्षमता आ जाएगी कि वो किस तरफ जाना चाहता है, वो अपना एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी कर सकता है। और जब कोई बच्चा टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करता है तो मुझे लगता है कि उसके रोजगार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके लिए रोजगार एक बहुत छोटी सी चीज हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष सागोरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ हुई। मुझे लगता है कि न सिर्फ स्कूल शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा में भी किस तरीके के बदलाव इस नई शिक्षा नीति में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य भी यही है कि नए भारत की नींव में ही अगर सही तरीके से उसका देखरेख कर दी जाए, वहीं पर उसको सही तरीके से खाद अगर उसको वहीं पर मिल जाती है, तो जो नए भारत की नींव, नए भारत का जो एक पौधा अभी हम लगाना शुरू कर रहे हैं, वो एक वृहद वृक्ष के तौर पर दुनिया के सामने बड़ा होगा। और किस तरीके से आने वाले समय में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक छात्र चल सकता है, और किस तरीके से प्रतिभा पलायन को भारत से रोका जाए और भारत की प्रतिभा का इस्तेमाल भारत में ही किया जाए, इसको लेकर भी इस नई शिक्षा नीति के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण जिस पर सबसे ज्यादा फोकस केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री का है, कि व्यक्ति नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। लिहाजा जो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कई सारे सुझाव इस नीति को बनाने के पहले लिए गए थे, और उस सुझावों को समग्र कर एक ऐसी नीति सरकार ने बनाई है जिससे अब उम्मीद यह की जा सकती है कि आने वाले समय में जब ये नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी देश भर में, उसके बाद आने वाले समय में विकसित देश की तरफ पहुंचने का जो सपना है भारत का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ हम देख सकते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।